हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक ऐसा टॉपिक जो कि आज की नेसेसिटी है। कौन सा आईटीआर किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कौन सा आईटीआर किस तरीके की इनकम के लिए बनता है, इन सब चीज़ों को लेके एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आई। उसी के लिए मैंने ये वेबिनार को रिकॉर्ड किया, जो आपको बेसिक बातों से लेके इस बार की एप्लीकेबिलिटी पर और जो छोटे मोटे अमेंडमेंट्स आए हैं जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं की रिगार्डिंग ये वीडियो, ये वेबिनार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग से वेबिनार को। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने प्रोविज़ो 7 प्रोविज़ो जो आया था 139 का, उसमें मैंने एक वीडियो बना रखी है। वो हर आईटीआर में अलग से दिख रहा है आपको। अगर अभी भी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसमें आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले, अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी और आप पहली बार देख रहे हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आप अपने आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे कई चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाने का मेरा जो तरीका है वो अभी अगर आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आईटीआर के रिगार्डिंग। ज़्यादा टाइम न लेता हुआ सीधा मैं चलता हूँ इनकम टैक्स की एफएक्यू पे, जो कि बेस है आईटीआर के कि आईटीआर कैसा हो, इसलिए कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है और उसका रीज़न क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि मैं सबसे लास्ट में आप लोगों को यस नो वाली टेबल आईटीआर 3 की जावा यूटिलिटी भर के दिखाऊंगा। 139 139 का जो 7 प्रोविजो था उसका, और जो उसके अलावा जो टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग जो डिटेल मांगी गई है कि अगर आप 44 एडी में आते हैं या नहीं आते हैं, या 44 एबी में आते हैं, या इसी के साथ जो सेकेंडली चीज पूछी गई है 5 करोड़ की, कि आप कैश रिसिप्ट क्या है, कैश पेमेंट क्या है, वो आपको पूरा बताने वाला हूँ सबसे लास्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफएक्यू बात कर लेते हैं इनकम टैक्स के। ये एफएक्यू कहीं से मैं नहीं लाया हूँ, ये इनकम टैक्स की साइट पे आप लोगों को मिल जाएंगे आराम से। ये अपडेटेड एफएक्यू है क्योंकि इनकम टैक्स की साइट पे है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन को ही दूर करते हैं कि कौन सा आईटीआर किसके ऊपर एप्लीकेबल है। सबसे पहले आप लोग ये जरूर जानते होंगे कि आईटीआर 1 बोले तो सैलरी का रिटर्न हुआ, लेकिन क्या क्या सैलरी के रिटर्न में एप्लीकेबल है, क्या क्या चीज़ें हैं तो सैलरी का रिटर्न नहीं होगा। पहले यहाँ पे मैं नॉर्मल एक समरी वे से बात करने वाला हूँ, नीचे इसका पूरा डिटेल इन्होंने दे रखा है। आईटीआर 1 जो है सहज के रूप से कहा जाता है। तो जो है, अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है और उसे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कोई नहीं है, तो आपको आईटीआर 1 भरना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आपकी हैं तो आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। अदर सोर्सेज में लॉटरी विनी इनकम, इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेज, इनकम टैक्स पेबल अंडर जो डिविडेंड का सेक्शन है दोनों, वो 115 डबल बी ई का आपका ये है तो आप इसको नहीं भर सकते। अदरवाइज आप आराम से आईटीआर 1 भर सकते हैं। आईटीआर 2 की बात कर ली जाए कि वो एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एचयूएफ पे, नॉट हैविंग इनकम चार्जेबल अंडर पीजीबीपी, कि पीजीबीपी की सारी इनकम जाती है आईटीआर 3 में। आईटीआर 3 से निकलता है आईटीआर 4 क्योंकि वो प्रेजेंटिव हो जाता है। और प्रेजेंटिव में 3 सेक्शन आते हैं, आप लोग जानते हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि 44 एडी क्या है, 44 एडीए क्या है, 44 ई क्या है। तो यहाँ तक तो आपको ये सब बेसिक बातें। अब आगे बात कर लेते हैं आईटीआर 5 की, जो कि बात करता है एलएलपी की, एओपी की, यानी कि सोसाइटीज वगैरह की, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी की, जहाँ पे कंपलसरी इनको रिटर्न भरना होता है। 139 4A 4B 4C 4D, ये सब है। ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस का बात कर लेते हैं। आईटीआर 6 की, अगर आपके पास है एग्जेम्पशन और आप कंपनी का है या कंपनी के अलावा है और वहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल रही है, तो आपके लिए आईटीआर 6 है। अदरवाइज आईटीआर 7 जो कि कंपनियों के लिए है, इंक्लूडिंग कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर 139 4A 4B 4C 4D,
ये भी इसी चीज के लिए एप्लीकेबल हो गया। अब उसके बाद आगे बात कर लेते हैं मेन बेसिक बात की, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि हु कैन नॉट यूज ITR1। वहां तो बेस आपने देख लिया। अब जो इन्होंने डिटेल दे दी है, ये डिटेल शायद ही आपको एक जगह कहीं और मिले, तभी मैंने इसके लिए कोई अलग से स्लाइड नहीं बनाई है और आप लोग को यहीं से इसको बताने चाहता हूँ कि हु कैन नॉट यूज ITR1 सहज। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हैं और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं तो आप ITR1 नहीं भर सकते। अगर आप कहीं के डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के, तब भी आप नहीं कर सकते। आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है, तब भी आप ITR1 नहीं भर सकते। आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा की इनकम है, तब भी आप नहीं भर सकते। हु हैज़ हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर अगर आपके पास है तो आप ITR1 नहीं भर सकते, क्योंकि इस पर काफ़ी डिस्क्लोजर आ गया है आपकी। इसी तरह 80QQB और 80RRB यानी कि रॉयल्टी का सेक्शन है वो, हु क्लेम डिडक्शन अंडर 10AA और पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6, वो आ गया। अगर आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ITR1 ना भरिए कभी भी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपके पास कैरी फॉरवर्ड लॉस है तो कि बिजनेस लॉस ही होगा, तो अगर वो बिजनेस है या स्पेकुलेटिव है जो भी है, तो आप उसके लिए ITR1 कभी ना भरिए, नहीं तो आपका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्या बात कर लेते हैं पर्सन क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 57 फ्रॉम इनकम टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज अदर देन डिडक्शन अलाउड फ्रॉम फैमिली पेंशन। उसके अलावा कोई और है तो भी नहीं होगा। सेक्शन 1991 DTA के सेक्शंस हैं। अगर आपको वहां से रिलीफ लेनी है तो आपका ITR1 एप्लीकेबल नहीं है। हु वांट टू क्लेम क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स इन द हैंड्स ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी कि डेथ वगैरह केस अगर हो गया तो। हु हैज एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये काफी पुराना पॉइंट है। हु हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट आउटसाइड इंडिया, अगर वो कोई और एजेंट के रूप में दिखा रहा है अपने आप को तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हु हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग इनकम, यानी कि सैलरी के अलावा जो भी उसकी अगर इनकम है तो वो ये नहीं भर सकता। इस पे इन्होंने दे रखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज विच इज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, डिविडेंड इनकम एक्सीडिंग 10 लाख, अनएक्सप्लेन इनकम टैक्सेबल एट 60%। अनएक्सप्लेन इनकम कैश क्रेडिट का सेक्शन है, जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल दिखने वाला है। क्या बात कर लेते हैं ITR2 की। ITR2 साफ कहता है अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और HUF हैं और आपकी इनकम आती है whose total income for the year includes income from PGBP and also having income in the nature of interest, salary, bonus, commission, remuneration। यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने लिखा हु कैन नॉट यूज ITR2, यानी ITR2 कौन नहीं भर सकता। ITR2 सब लोग भर सकते हैं, जब उससे एक्सेप्ट जो है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। आपका कोई प्रॉफिट, कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, HUF का, इंडिविजुअल का, पार्टनरशिप फर्म से आपको कोई रेमुनेशन, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस कुछ भी मिलता है, तो आप ITR2 नहीं भर सकते, क्योंकि उसके लिए ITR3 बना है। ITR3 कैन नॉट बी यूज बाई एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ आने के बाद ITR3 में, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए है। उसके अलावा आपको ITR3 नहीं भरना है। इंडिविजुअल और HUF जो है नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैन नॉट यूज ITR3। वो भी इंडिविजुअल और HUF जिसकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से है, वही से भी ITR3 भर सकता है। ये हो गई मेन कंडीशन। अब बात कर लेते हैं ITR4 की। अगर आप प्रेजेंटिव लेना चाहते हैं तो आपका ITR4 एप्लीकेबल हो गया। प्रेजेंटिव में वही तीन सेक्शन 44AD, ADA और AE के बाद बात कर लेते हैं कि कौन ITR4 नहीं भर सकता है। वही सेम कंडीशन है जो ITR1 में थी। नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, डायरेक्टर, टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख, was income more than one house property, 10AA, 57, 90, 91 सब वही है पूरा। के अलावा पूरा ये हो गया आपका। उसके बाद बात कर लेते हैं ITR7 की, जो कि है कंपनीज के रिगार्डिंग। अब उसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल बात स्टार्ट करता हूँ। क्या पार्टनरशिप फर्म 44AD ऑप्ट कर सकती है? तो बेसिक सी बात है,
इसका आंसर लेने के लिए मैं फिर एक इनकम टैक्स के ही एडवांस लर्निंग ऑन सेक्शन 4480 टीआरपीस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया का पेपर है, ये कोई दूसरा बाहर का पेपर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 4480 की बात कर रहा हूँ और पार्टनरशिप के लिए बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे पास दो एग्जाम्पल मुझे मिले। पहला मिला कि मिस्टर राजा इज रनिंग का प्रोप्राइटरशिप का कंसर्न अंडर द नेम ऑफ राजा एंटरप्राइजेस। उसका टर्नओवर जो था 12-13 का 84 lakhs था। ही वांट्स टू अडॉप्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4480 एंड टू डिक्लेयर इनकम एज अ प्रेजेंटेड टैक्सेशन स्कीम कैन ही ऑफ दिस प्रोविजन इवन इफ यू एन इंडिविजुअल। यहाँ पे साफ साफ आंसर में लिख दिया, द प्रोविजन ऑफ 4480 कैन बी अडॉप्टेड by such resident SSE who is an individual HUF and partnership firm but not LLP। सीधा सीधा यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर आप एक इंडिविजुअल है, HUF है और पार्टनरशिप फर्म है तो आपको 4480 का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि आप 4480 से अपना ITR भर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म जो है ITR 4 भर सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं सेम चीज पे एक और क्वेश्चन है। राजा HUF यूज करता मिस्टर राजा इज रनिंग अ डिपार्टमेंटल स्टोर। टर्नओवर ऑफ स्टोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 12-13 84 लाख। HUF wants to adopt the provision and to declare income as a representative। फिर वही चीज इन्होंने कह दी कि 4480 है वो रेसिडेंट SEC कर सकता है, जो कि इंडिविजुअल हो, HUF हो और पार्टनरशिप फॉर्म हो, लेकिन LLP ना हो, तो HUF यहाँ पे फिट हो गया तो ये कर सकता है। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया पार्टनरशिप का, जिसमें फिर इन्होंने ये सेम आंसर दिया है। ये था छोटा सा अपडेट जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना जरूरी है। अब मैं बात कर लेता हूँ इनकम टैक्स की यूटिलिटी पे जो भी ITR 3 लॉन्च हुआ और जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मुझे आप लोग तक सबसे पहले पहुंचाना है, जिसमें वीडियो बना चुका हूँ। ये है 7 प्रोविजो की बात 139(1) की। अगर आपको लगता था कि सिर्फ ITR 1 में इसकी डिटेल जाएगी तो यह आपका सोचना गलत था, क्योंकि इस 7 प्रोविजो को इन्होंने सारे ITR में क्लब कर दिया है और आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या कहता है। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जो कि शायद 2-3 महीने पहले ही बन गई थी और आप लोग का बहुत अच्छा प्यार उसमें मुझे मिला है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से इसको ITR 3 में चेंजेस में आप लोगों को दिखा दूं। इसमें आप लोग से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या आपके पास करंट अकाउंट एक से ज़्यादा है और उसमें टोटल अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है, सही यस या नो। सेकंड उन्होंने कहा फॉरेन टूर के रिगार्डिंग कि आपने जो खर्चा किया है वो 2 लाख से ऊपर किया है, सही यस या नो। तीसरा उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल का, जो कि लगभग लगभग सभी टैक्स ऑडिट के केस में 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगा, अब देना होगा आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर। अगर आप डिस्क्लोजर देने से चूक गए तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इन सब चीज़ों को, डिस्क्लोजर्स को। के बाद एक ये नया डिस्क्लोजर आया ऑडिट इन्फॉर्मेशन में, जो कि कई लोगों को समझ नहीं आया। जब मैं फेसबुक वगैरह देख रहा था तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को इसको सही तरीके से आप लोग को इसका मतलब समझा दूं कि यहाँ पे इतनी डिटेल क्यों मांगी गई है। सबसे पहले बात कर लें इस बार के जो डिडक्शन जो आया, जो लिमिट जो आई टैक्स ऑडिट की, उसकी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब आराम से आप लोग को दिखेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा था सबसे पहले इनकम टैक्स की डिडक्शन की, इनकम टैक्स के टैक्स ऑडिट की लिमिट की। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन समझते हैं तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा, ऐसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे। आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर 44AA ऑडिट इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादातर यस ही रहेगा क्योंकि आपको अकाउंट्स तो बनाने ही है अगर आप टैक्स ऑडिट करा रहे हैं तो। वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर 44AE, AB, 44EE, 44AD, 44ADA, 44BBA या 44BBB। अगर आप 8% से नीचे जा रहे हैं 44AD में या 6% से नीचे जा रहे हैं, आप ऑडिट करा रहे हैं उसके लिए, तो आपको यहाँ पे यस या नो करना पड़ेगा और सेक्शन का नाम बताना पड़ेगा। इफ नो वेदर ड्यूरिंग द टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड्स 5 करोड़। यहीं बैठा है अमेंडमेंट बहुत बड़ा, जो कि आप लोग की नॉलेज में होना चाहिए। इस बार मोदी जी ने बहुत ही बड़ा खेल खेल दिया है इनकम टैक्स विभाग के साथ।
टैक्स ऑडिट की लिमिट को बढ़ा के कर तो दिया 5 करोड़, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं, और इसको भी क्रॉस चेक करने का तरीका इन्होंने दिया 5% रिसिप्ट, 5% पेमेंट। अगर आपने 5% से ज़्यादा कैश पेमेंट या कैश रिसीव कर रखा है तो लिमिट आपके लिए है सर 1 करोड़ रुपए, और अगर आपने ऐसा नहीं कर रखा है तो आपके लिए लिमिट हो गई 5 करोड़ रुपए। अब इस प्रोविजन को समझने के लिए एक बार इनके क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा, इफ नो, अगर आप 44 एडी या एबी या कोई भी सेक्शन ऊपर जो सेक्शन दिए गए हैं उसमें लेते हैं, इसका इन शॉर्ट मतलब ये हुआ कि आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है वो 1 करोड़ से कम है। और 1 करोड़ से कम था तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया, लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपकी जो लिमिट है वो 1 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम पे जो एग्जिट लगा दिया इन्होंने, वो इसीलिए लगाया क्योंकि 5 करोड़ के बाद तो कंपल्सन ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है। उसके बीच की जो बात है 1 करोड़ से 5 करोड़ की, अब उसको चेक करेंगे चौथे पॉइंट में। इफ ये सेलेक्टेड एट ए टू whether total of all amount received include amount received from sales, turnover, gross receipt, or an capital account like capital contribution, loans, etc. during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount, 5% से ऊपर आपका टोटल अमाउंट नहीं होना चाहिए। किस किस चीज का टोटल किया है इन्होंने, सेल्स का, टर्नओवर का, ग्रॉस रिसिप्ट का। जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो 5% से ऊपर कैश में नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट और इसमें क्लब किया, वो है कैश पेमेंट का। अगर आपने कैश पेमेंट करी है तो वो भी 5% से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपका हो जाएगा टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ रुपए। के बाद इन्होंने कह दिया, आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर 44 एबी, क्या आप ऑडिट के सेक्शन में आते हैं, से यस या नो। अगर हाँ तो आपको पूरी डिटेल भरनी है जो कि बहुत ही सिंपल है, और ये हर बार की तरह एज इट इज है। नेम ऑफ द ऑडिटर, नेम ऑफ द फर्म नंबर, ऑडिट का फर्म का नंबर, ये सब। ये जो ऑडिट इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कई लोगों को समझ नहीं आया था। मुझे लगा क्यों ना इसको जरूर डिस्क्राइब कर दूं, और जो 139(7) की जो जो प्रोविजो जो आया, वन जो 7th प्रोविजो आया, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको अभी भी कोई पॉइंट आईटीआर से रिगार्डिंग समझ नहीं आया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आप लोग का जल्द से जल्द सोल्यूशन दे सकूं। अगर आपको लगता है कि आप अभी भी कंफ्यूज हैं और आप एक किसी बंदे प्रोफेशनल को हायर करना चाहते हैं अपना आईटीआर के लिए, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उससे मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह सपोर्ट पे रहूंगा, और आप लोगों के साथ इसी तरह ये प्रोफेशनल दोस्ती इसी तरह बनी रहेगी। यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन, टाटा।